हेलो बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है चीज, कोई नहीं करती है। एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, उसमें भी कुछ कुछ सब्सटेंसेस हैं, कुछ कुछ मैटर से वो भी बना हुआ है। अब कोई चीज सोडियम है, पानी में डालते ही उसमें आग लग जाती है। और मरकरी जो है तुम्हारे थर्मामीटर में है वो लिक्विड है। आयोडीन है वो उसके सॉलिड क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो ये वंडरफुल वर्ड है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो ये हमारा लाइफ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को और इजी कर देंगे। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके क्या क्या यूजेस हैं, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, ये सारा हम इस चैप्टर में करेंगे जो कि है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब बाकी तुम लोगों को बहुत टफ लगता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत टफ चैप्टर है। तो बेटे टफ नहीं है, इसको तुमने बस अपनी जनरल लाइफ में कि हमारे आसपास ऐसा ऐसा हो रहा है उससे रिलेट जब हम लोग करेंगे तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। दूसरी बात जो रिएक्शंस की आती है कि इतनी सारी रिएक्शंस हैं, हम लोग कैसे याद करें। तो बेटे रिएक्शंस एसिड बेसिस की, मेटल्स नॉन मेटल्स की बहुत सारी सिमिलर रिएक्शंस हैं। तो तुम लोगों को उसमें तो 2 बार 3 बार भी देखोगे तो तुम्हें ध्यान आएगा, अरे ये तो हमने पहले भी किया था, ये तो तब भी किया था। तो सब रिलेटेड है, मुश्किल नहीं है। तो और रिएक्शंस दूसरा हमें बनानी भी आ जाती हैं, अगर हमें वैलेंसीज पता हो तो हम लोग रिएक्शंस खुद से, हमें मालूम है कि ये और ये मिलके ये बना रहे हैं, तो हम लोग वैलेंसीज वगैरह चेक करके प्रोडक्ट्स के फॉर्मूले खुद से बना सकते हैं। तो बहुत सारे जो बच्चों को लगता है रिएक्शंस मुश्किल है, वो अपनी नोटबुक पेन, वैसे तो नोटबुक पेन तुम सारे लेके बैठो, जो मैं कराती जा रही हूँ उसके नोट्स बनाओ। और जिनको रिएक्शंस मुश्किल लगती हैं वो जब मैं वैलेंसीज और ये सारा कुछ उसमें बताऊंगी बीच बीच में, तो बहुत ध्यान से देखना और सुनना, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो बेटे हमारे पास क्या होता है एलिमेंट्स। अब हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल मींस जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं या जो खुद आर्टिफिशियली भी बनाए गए हैं, उन सबको अरेंज किया गया एक टेबल के अंदर, जिस टेबल को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब वो एलिमेंट्स होते क्या हैं? एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर मतलब जिसके अंदर कोई और मिलावट नहीं है, है ना। अब मैंने बोला आयरन के एलिमेंट, तो उसके अंदर सिर्फ आयरन के ही एटम्स होंगे। मैंने बोला सिल्वर, तो उसमें सिर्फ सिल्वर के ही एटम्स होंगे, तो वो हमारा एलिमेंट है। सो दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। और जो ये एलिमेंट्स हैं इसी को हम 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब मेटल्स के एग्जांपल तुम सबको मालूम ही है, गोल्ड, सिल्वर, है ना। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? एजी। गोल्ड का सिंबल क्या है? एयू। कॉपर का सिंबल क्या है? सीयू। टिन का सिंबल क्या है? एसएन। ये सारे हमारे मेटल्स हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बेटे नॉन मेटल्स होते हैं। अब हमारे एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो ये हमारे पास सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये सब नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आ जाओ बेटे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि मेटल्स की भी शो कर देते हैं, नॉन मेटल्स की भी शो करते हैं। जैसे हो गया हमारा जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो ये हमारे नॉन मेटलॉइड्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 3 क्लासेस में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हम लोग इनकी डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटे, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। हमने एक टेबुलर फॉर्म बना दी है, तो तुम लोगों को ये टेबुलर फॉर्म में इजीली समझ आ जाएगा डिफरेंस क्या है। देखो बेटे जो मेटल्स होते हैं जनरली दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। गोल्ड देखो, है ना, सिल्वर देखो, आयरन देखो, कॉपर देखो, सो दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। बट mercury, this is the only metal which is liquid at room temperature.
और एक और हमारा मेटल है बेटे गैलियम, जो कि हमारी जब हम पाम पे रखते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो है। सो गैलियम बिकम्स लिक्विड व्हेन वी कीप इट ऑन आवर पाम। और जो हमारा मरकरी है वो तो तुमको मालूम ही है बेटे कि रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स जो है वो हमारे तीनों स्टेट्स में मिलते हैं बेटे, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड जो नॉन मेटल है हमारा, दैट इज, तुमने देखा होगा ग्रेफाइट है, डायमंड है, दैट इज अ नॉन मेटल। आयोडीन है, वो भी नॉन मेटल है लेकिन सॉलिड है। लिक्विड्स में हमारा एक ही आता है बेटे, ब्रोमीन। सो ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लिक्विड। और जो गैसेस हैं वो तो हमें मालूम ही है बेटे, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, नियोन है, आर्गन है, तो ये सारे हमारे गैसेस हो गए, N2O2 NeHe, ये सारा कुछ हमारा नॉन मेटल्स है। अब हम लोग मेटल्स, गोल्ड देखते हो चमकता है, सिल्वर चमकता है, आयरन का भी नेल जब फ्रेश होता है तो वो भी चमकता है। सो दीज मेटल्स दे हैव मेटालिक लस्टर, और मेटल्स को पॉलिश कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट हैव एनी मेटालिक लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन के वायलेट कलर के शाइनी क्रिस्टल्स होते हैं, यही एक हमारा नॉन मेटल है बेटे, कि जो कि क्या करता है, शाइन करता है, दैट हैज लस्टर लाइक मेटल्स। अब है हमारे पास मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि इतने सॉफ्ट हैं कि दे कैन बी कट विद नाइफ, इनको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सो ये दोनों हमारे सॉफ्ट मेटल्स हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे सॉलिड एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। सो डायमंड को छोड़ के बाकी नॉन मेटल्स जो सॉलिड स्टेट में है वो हमारे सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है बेटे मेटल्स की, कि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो जैसे अब एल्यूमिनियम फॉयल देखते हो, ऐसे ही आयरन की वो होती हैं चादरें, है ना, शीट्स होती हैं बड़ी बड़ी। सो दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉट मेलिएबल, दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मेटल्स एंड जो वो हमारे डक्टाइल होते हैं, मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। और जो हमारा 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट इज गोल्ड। तो गोल्ड हमारा मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है बेटा, और इसके 1 ग्राम से, from the 1 gram of gold we can draw a wire of 2 kilometer length. सो इससे हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं अगर सिंपल 1 ग्राम गोल्ड है तो सोचो तुम कितनी थिन वायर बन जाएगी ना। तो ये मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है। नॉन मेटल्स उल्टे हैं, दे आर नॉट डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, इसीलिए हमारे सारे जो बर्तन है जिनमें खाना बनाते हो, कुकिंग यूटेंसिल्स, वो सारे मेटल्स के होते हैं। कोई आयरन का है, कोई एल्यूमिनियम का है, कोई स्टील का है ना, सिल्वर के भी होते हैं। तो इस तरीके से दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दूसरी बात है बेटे इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हमारे घरों में जितनी भी वायर्स हैं, जो भी हमारी केबल्स हैं, सब केबल्स के अंदर कॉपर की वायर्स होती हैं। सो मेटल्स क्योंकि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है हमारा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, और वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो भी हमारे सेल यानी कि बैटरी तुम यूज करते हो, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कैथोड जो बना होता है दैट इज ऑफ ग्रेफाइट। और ये जो हमारे पास तुम लोग पेंसिल यूज करते हो, पेंसिल के अंदर भी वो जो लेड होता है जिसको तुम लोग, वो भी हमारा किस चीज से बना होता है बेटे, ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट जो है वो ही एक एक्सेप्शन है, जो कि सॉफ्ट भी है और जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। क्योंकि बेटे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना, वो होती है ड्यू टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है। अब जो मेटल्स हैं हमारे,
मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो मेटल्स इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, फ्लो करने देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो मेटल्स क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, यानी कि वो डबल बॉन्डेड होता है, उसका जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, तो इसीलिए वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल्स आर सोनोरस, हम लोग घंटी बजाते हैं, चम्मच और प्लेट को ले लो तो वो भी आवाज करता है। सो मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि उनमें से साउंड आती है। और नॉन मेटल्स दे आर नॉन सोनोरस। Melting and boiling points of metals are generally high, whereas those of non-metals are low. इसीलिए तो इतनी सारी गैसेस हैं, सॉलिड्स बहुत थोड़े नॉन मेटल्स होते हैं। Metals have high density and non-metals have low density. अब तुमको ये समझ आ गया कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारी। अब ये हम एक एक्टिविटी है जिसके अंदर बेटे हम ये दिखाएंगे कि भाई जो हमारे मेटल्स हैं they are good conductors of electricity. ठीक है, so this activity will show that metals are good conductors of electricity. तो ये कैसे करेंगे, हमने क्या किया बेटे, हमने एक बैटरी ले ली, बैटरी के साथ हमने ये क्लिप्स लगा ली, क्लिप्स में हमने एक बल्ब लगा दिया। अब हमने आगे एक स्विच लगाया और फिर से क्लिप्स लगाई हैं, और क्लिप्स के अंदर हमने एक वायर ले ली। एक हमने रबड़ की वायर ले ली, एक हमने कॉपर की वायर ले ली, निक्रोम की वायर ले ली। निक्रोम हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाई है। निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन का जो है दैट इज निक्रोम। तो हमने यहाँ एक वायर लगा दी बेटे। अब हमने जैसे ही वायर लगाई और हमने स्विच ऑन किया, हमने कॉपर की जब वायर लगाई और स्विच ऑन किया, या निक्रोम की जब वायर लगाई और स्विच ऑन किया, तो हमारा बल्ब ग्लो करने लग गया। इसका मतलब कि भाई यहां से जो करंट है ना वो बल्ब तक पहुंच गया, इसीलिए तो बल्ब जल गया। फिर हमने रबड़ की तार लगा दी या वुड का टुकड़ा लगा दिया इन दो क्लिप्स के बीच में, फिर से हमने स्विच ऑन किया, देखा कि बल्ब ग्लो नहीं करा। तो इससे हमें क्या पता चला कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि 2 नंबर, क्योंकि अभी अभी सुनने में आया कि ये चैप्टर जो है ना बहुत मुश्किल लग रहा है बच्चों को, और एक्टिविटी से तो बेटे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये जो तुमने एक्टिविटी है, कई बार जब आ जाएगा कि भाई शो राइट एन एक्टिविटी दैट शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटे हमने ये एक्टिविटी दिखानी है, डायग्राम भी बनाना है और लिख देना है कि भाई हमने ये लिया, बल्ब जल गया तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। बल्ब नहीं जला तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। अब हम लोग करेंगे बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बहुत इजी है, थोड़ा सा फोकस अपना, कंसंट्रेशन अपनी मेरी बात को ध्यान से सुनने में लगाना। ज्यादा स्लो लगता है तो 1.25 पे सुन लेना, लेकिन सुनो ध्यान से और नोट्स बनाते जाओ। सबसे पहला है बेटे कि ऑक्सीजन इतना रिएक्टिव एलिमेंट होता है कि जो हमारे सारे के सारे मेटल्स हैं ऑलमोस्ट, वो सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। आप जो मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे, सो वो मेटल प्लस ऑक्सीजन मींस मेटल ऑक्साइड बन गया। ये हमने जनरल सा रिएक्शन लिख दिया। अब जो हमारा मेटल है, अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड हम पहने रखते हैं है ना, लेकिन वो ऑक्सीजन हवा में है, उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं सोडियम को यहाँ पे ओपन में रख दूं तो उसमें थोड़ी देर में आग लग जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे जो मेटल्स है ना बेटे, वो ऑक्सीजन के साथ एक ही तरीके से रिएक्ट नहीं करते। कोई आराम से रिएक्ट करता है धीरे धीरे, कोई बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, और कोई बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन है, यानी कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करने का टाइम है वो किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा। तो कोई बहुत देर लगाएगा। अब आयरन है, आयरन में रस्टिंग होती है, तो रस्टिंग किसकी वजह से, जब मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, तो वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। गोल्ड है हमारा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता,
तो वो जो है, तो इसीलिए जो हमारे मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सो कुछ हीटिंग पे रिएक्ट करते हैं, कुछ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हीटिंग पे रिएक्ट करेंगे। अब ये हमारे पास है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ। अब है बेटे हमारे पास कि मेटल्स कौन कौन से ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं, कौन से थोड़ा देर से। जो हमारा सोडियम है और जो पोटेशियम है, क्योंकि बेटे ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, सो दे रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। यानी कि विगरसली मींस बहुत खतरनाक तरीके से, है ना, एकदम फास्ट। तो वो विगरसली एकदम से, और वो क्या बनाते हैं बेटे, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। अब हम इसका रिएक्शन लिखेंगे। सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ मिला, Na2O बना दिया, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम है, ऑक्सीजन के साथ मिला, K2O बना दिया। सो ये हमारे बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं दोनों मेटल्स, और ये कि कई आग भी लग जाती है, ठीक है। अगर हम इनको खुला छोड़ दें, एयर में रख दें ऐसे ही, तो इनमें आग लग जाएगी। तो इसीलिए आग ना लगे, दे आर प्रिवेंट केप्ट इन कैरोसिन ऑयल। तो हम उनको कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते ही बेटे वो क्या करेंगे, फायर उनमें लग जाती है, ठीक है, दे कैच फायर। अब है हमारे जो मेटल ऑक्साइड्स बन गए। अब जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटे, सारे के सारे पानी में सॉल्युबल नहीं होते। कुछ मेटल ऑक्साइड्स वो ही पानी में सॉल्युबल हैं, और जो पानी में सॉल्युबल हैं उनको हम कहते हैं एल्कलीज। सो एल्कलीज आर द मेटल ऑक्साइड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो वो हमारे एल्कलीज हैं। और एल्कलीज जो होते हैं कैसे बनेंगे, अब Na2 है, सॉल्युबल है। Na2O को जब हमने पानी में डाल दिया तो ये बनाएगा बेटे NaOH, ठीक है। अब NaOH हमारा एक्वस बन गया। सो ये हमारे पास 2 NaOH बन गए। ऐसे ही हमारा K2O पोटेशियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक ऑक्साइड है, जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटे, दे आर जनरली बेसिक ऑक्साइड्स। अब जब मेटल पोटेशियम ऑक्साइड को हमने पानी में डाला तो क्या बन गया, KOH बन गया। और KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स। और जो मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर जनरली बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है पानी में थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व करता है। सो ये क्या बना देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब एल्यूमिनियम और जिंक, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेंगे ना बेटा, तो ये जो ऑक्साइड बनाते हैं वो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी मैंने बताया कि मेटल्स के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, लेकिन जो हमारा एल्यूमिनियम है, जो हमारा जिंक है, जिंक और एल्यूमिनियम दो ऐसे मेटल हैं जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं। जैसे हम बायो में वर्ड यूज करते हैं ना, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जैसे फ्रॉग लैंड पे भी रहता है और पानी में भी रह लेता है। ऐसे ही हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं जो बेसिस के तरह भी बिहेव करेंगे, यानी कि बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। और इन ऑक्साइड्स को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं हमारे जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जिंक को जब हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो ZnO बन गया। एल्यूमिनियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना बेटे, इसको हम लोग एल्यूमिना भी बोल देते हैं, ठीक है। सो एल्यूमिना इज द सेकेंड नेम, यानी कि कॉमन नेम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एल्यूमिना है। तो ये हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। सो दे शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, यानी कि एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं,
एज वेल एज बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और सॉल्ट एंड पानी, सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं। अब हम इनकी रिएक्शंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और जिंक ऑक्साइड की। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसने क्या बनाया, AlCl3 प्लस H2O। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने NaOH के साथ रिएक्शन करा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया NaAlO2। ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड ने क्या बनाया, ZnCl2 प्लस वाटर और NaOH के साथ Na2ZnO2। तो ये हमारे पास सोडियम जिंकेट और ये हमारा सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में दोनों में पानी रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का फॉर्मूला बच्चे बहुत गलत करते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 याद रखने के लिए NaLO2 है ना, ये याद रख सकते हो, और ये Na2ZnO2। ठीक है, तो सोडियम एल्यूमिनेट और जिंकेट में क्या फर्क है, सिर्फ उसमें एक ही सोडियम आता है, इसमें 2 सोडियम आते हैं। जिंक में 2 सोडियम, एल्यूमिनियम वाले में 1 सोडियम आता है। अब है बेटे हमारे पास सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर गए, मैग्नीशियम भी रिएक्ट कर जाता है। आयरन जो है हमारा, आयरन जो है हीटिंग में बर्न नहीं करता, लेकिन जब हम आयरन फिलिंग्स बनाते हैं ना कि छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स, तो वो अगर हम फ्लेम बर्नर की फ्लेम में डाल देते हैं सो दे फॉर्म Fe3O4। Fe3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है जिसमें आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है, यानी कि आयरन के 2+ आयंस भी प्रेजेंट है, फेरस आयंस भी हैं और फेरिक आयंस भी हैं। कॉपर जो है इट डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, लेकिन अगर हम बहुत देर तक कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हीट करते रहें, ये हमने एक एक्टिविटी फर्स्ट चैप्टर में भी की थी कि जब कॉपर को हम हीट करते हैं और ऑक्सीजन के अंदर बहुत देर तक, तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये तुम्हारी एक एक्टिविटी है जिसमें आप क्या पूछ सकते हैं कि हमने एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस लिया, उसको जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना। तो तुमको ध्यान देना है कि भाई ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड ही तो बना था और ब्राउन कलर का हमारा कॉपर मेटल होता है। सो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो एक ब्लैक कलर का वो बनाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड। अब जो हमारे मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, अब जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना बेटे तो भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर उसके ऊपर अपने ऑक्साइड की बना देते हैं। वो लेयर उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। अब जैसे अब अगर मेरे पास ये मेटल है सपोज करो एल्यूमिनियम, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एल्यूमिनियम यहाँ पे एक ऑक्साइड की लेयर बना देगा। अब वो ऑक्साइड की जो लेयर बन गई ना बेटा वो प्रोटेक्टिव है, क्योंकि जैसे तुम लोग वो एक बुक्स के ऊपर या किसी चीज के ऊपर पतली सी पन्नी नहीं लगी होती है जो प्लास्टिक की होती है, उतारते हैं तो फिर बुक हमारी खराब हो जाएगी या कोई भी चीज है, तो बिल्कुल ऐसे ही ये इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है पतली सी वैसे ही। और ये जो है ये मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करती है, बचा देती है। सो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑन द surface of metals like magnesium, aluminum, zinc, etc., a thin layer of their oxide is formed which is protective in nature and protects them from the further oxidation. So ये हमारे पास है कि उनका वो लेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मेटल्स हैं, मेटल्स हमारे पानी के साथ भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन कोई कोई तो मेटल हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कोई हमारा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और किसी किसी मेटल को स्टीम की जरूरत पड़ जाती है और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता चाहे वो क्या हो,
स्टीम हो, गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास कुछ कुछ इनकी रिएक्शंस हैं। सो मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सो दे प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। जो मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर हैं, दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन सारे के सारे तो मेटल्स नहीं बनाएंगे ना हाइड्रोक्साइड। सो मेटल प्लस वाटर की जो हम रिएक्शन लिखेंगे वो यही लिखते हैं, मेटल प्लस वाटर फर्स्ट गिव्स अस मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और फिर जो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाएगा तो देन इट गिव्स अस मेटल हाइड्रोक्साइड। अभी हम रिएक्शंस लिख रहे हैं। देखो हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम प्लस हमने वाटर लिखा तो ये हमारे पास बन गया KOH। पोटेशियम और सोडियम ये ठंडे पानी के साथ भी बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। इतना रिएक्ट करते हैं कि इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होती है कि उस हीट की वजह से जो ये इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकली थी ना बेटे, दिस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड, इट कैचेस फायर, तो आग लग जाती है। तो ये इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है सोडियम की भी और पोटेशियम की भी कि हाइड्रोजन विच इज हाईली इन्फ्लेमेबल, तो हीट इतनी ज्यादा आई कि हाइड्रोजन इट कैचेस फायर इमीडिएटली। समझ आ गया? सेम रिएक्शन सोडियम के साथ लिख दोगे, ठीक है, लेकिन यहां तुमको क्या क्या लिखना है, सॉलिड, लिक्विड एंड एक्वस। सो ये हमारे पास रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर है, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन ऑफ हम पोटेशियम विद वाटर एंड सोडियम विद वाटर लिखेंगे। अब है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, लेकिन बेटा इसकी रिएक्शन थोड़ी सी कम वायलेंट होती है। हाइड्रोजन गैस इसमें भी इवॉल्व होगी, लेकिन वो हाइड्रोजन क्योंकि अब इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है तो इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व नहीं हो रही। जब इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व नहीं हो रही तो हाइड्रोजन में आग भी नहीं लगेगी। अब लेकिन हाइड्रोजन तो गैस है ना, ये अगर सपोज करो मेरे पास कैल्शियम है, ठीक है। सो अब जो हाइड्रोजन मैंने पानी में डाल दिया, जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी वो इस कैल्शियम के ऊपर ऊपर चिपक जाएंगे उसके बबल्स, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, पानी में फ्लोट होना स्टार्ट कर देगा। सो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर बिकॉज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन इट्स रिएक्शन, इट गेट्स its bubbles, they get stick on its surface and it starts floating in the water। समझ आ गया? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि why कैल्शियम starts floating in water, या फिर मैग्नीशियम भी सेम ही करता है बेटे, मैग्नीशियम also starts floating in water, क्योंकि उसकी भी जो रिएक्शन है इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती, उसमें भी जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है दैट गेट्स स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। अब गैस चिपक गई उसके ऊपर तो वो हल्का सा हो जाएगा, अपने आप फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। अब आ जाओ बेटे ये एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये तीन हमारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, और वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक दे रिएक्ट विद स्टीम, तो इसीलिए यहां हमने क्या लिखा है, H2O गैस, H2O गैस एंड H2O गैस, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉर्म्स Al2O3, आयरन फॉर्म्स Fe3O4। ये रिएक्शन फिर फर्स्ट चैप्टर की है, देखो कितनी सारी रिएक्शंस बार बार आ रही है ना, तो तुमको ध्यान देना कि अरे ये तो मैंने पहले भी कर ली थी, दोबारा आ गई तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो आयरन है इट फॉर्म्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, सिमिलरली जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ना तो ठंडे पानी से, ना गर्म पानी से, ना स्टीम से, किसी के साथ इनका रिएक्शन नहीं होता। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड, हॉट और स्टीम। अब ये हमने मेटल लिया,
मेटल के अंदर, मेटल का हमने वाटर के साथ रिएक्शन देखना है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। तो हम डिफरेंट सैंपल्स ऑफ मेटल ले लेंगे इसके अंदर और फिर हम उसको हीट करते हैं। देखो यहां हमने ग्लास वूल पानी में भिगोई हुई ले ली, यहाँ हमने एक मेटल की पतली सी स्ट्रिप ले ली है ताकि इजीली रिएक्शन हो जाए। अब हम उसमें उसको हीट जब कर रहे हैं और हमने यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी, तो हमने देखा कि कुछ केसेस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो उसके अंदर से यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ, और वो यहाँ आके कलेक्ट हो जाएगी। कुछ केसेस में रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने एक एक्टिविटी करके ये पता लगाया कि कौन सा मेटल रिएक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। किसी को हीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, पानी के साथ सोडियम को रखते ही आग लग गई। ठीक है, सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर एंड लेड दे डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। समझ आ गया? तो ये तुमको ध्यान रखना है। अब आ जाओ बेटे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। अब मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेटे सॉल्ट और हाइड्रोजन निकलेगी। अब देखो हमने मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो MgCl2 बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। अब क्योंकि दो ही तो हाइड्रोजन है, दो ही क्लोरीन है, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया। एल्यूमिनियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बनाएगा प्लस H2 गैस बनाएगा। जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 प्लस H2 बनाएगा। आयरन जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो FeC। अब ऐसे ही हमारे पास अगर हमने रिएक्शन ले लिया जिंक का H2SO4 के साथ तो भी बेटे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो जिंक सल्फेट हमारा एक्वस और हाइड्रोजन गैस। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे HCl ही है, H2SO4 भी ले सकते हैं, लेकिन HNO3 नहीं लेंगे। H2SO4 और HCl दोनों के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन लिबरेट होती है। लेकिन गोल्ड जो है हमारा, ना गोल्ड और प्लैटिनम ना तो वो HCl के साथ रिएक्ट करते, ना ही वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करते, ना ही वो अकेले HNO3 के साथ रिएक्ट करते। वो जिसके साथ रिएक्ट करेंगे वो अभी हम करते हैं। अब HNO3 के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, और इसी पे टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि why H2 gas is not evolved when a metal reacts with HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो ऐसा क्यों है बेटे? क्योंकि जो हमारा HNO3 है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हुई उसको फट से 1 सेकंड में वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा, तो वाटर में चेंज कर देता है और खुद क्या बन जाता है, खुद कोई भी ऑक्साइड बन जाएगा नाइट्रोजन का, जैसे N2O बन गया, NO बन गया या फिर NO2 बन गया। इसीलिए नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं सो दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। Mg और Mn जो हैं बट दे रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। ठीक है, Mg और Mn दे रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। कॉपर जो है बेटे इट डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब रिएक्शन ऑफ कॉपर अगर तुम HCl के साथ कराओगे तो नो रिएक्शन। ठीक है, सो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अभी देखो हमने पीछे क्या करा था, हमने रिएक्शन मैग्नीशियम का करा, एल्यूमिनियम का करा, जिंक का करा और आयरन का। हमने कॉपर का नहीं किया ना, क्योंकि कॉपर रिएक्ट नहीं करता। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो लेस रिएक्टिव है तो बेटे हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो जब डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो फिर हम, ठीक है। अब जो रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स है वो हमने इस तरीके से लिख दी कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से,
जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब जो हमारा हाइड्रोजन है, अब देखो बेटे, मेटल्स की रिएक्शन, मेटल सॉल्ट्स की रिएक्शन दूसरे मेटल्स के सॉल्यूशंस के साथ, है ना। तो अब हम ये कैसे करेंगे, हमने क्या लिया, हमने एक एक्टिविटी एसिड बेसिस में भी शायद करी है जब हमने कोरोजन करा, है ना, या हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी। तो हमने क्या लिया बेटे, ये एक्टिविटी देखो, हमने क्या लिया, नेल ले लिए, ठीक है, एक नेल आयरन का ये हमने लिया और उसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, और थोड़ी देर बाद हमने 2 4 6 7 घंटे रख दिया उसको। फिर हमने देखा कि वो जो नेल है हमारा, वो नेल क्या हो गया बेटे, वो नेल हमारा पतला हो गया और इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे हमारा हमें कुछ पार्टिकल्स दिखने लग गए। तो ये जो पार्टिकल्स हमें दिखे वो तो थे बेटे कॉपर के, क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। सो आयरन जो पहले ग्रे था वो चेंज हो गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू था वो चेंज हो गया। तो ये आयरन का नेल पतला हो गया क्योंकि आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया बेटे, डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन से, और यहाँ पे हमारे पास कॉपर डिपॉजिट होने लग गया। सो कॉपर निकलने लग गया। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप हर मेटल जो है वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो अब कैसे पता लगाएं कि भाई कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है ना। अब हमारे पास एक बच्चा है जिसके 15 नंबर हैं 20 में से, और एक बच्चा है जिसके 15.5 आ गए हैं। तो अब कैसे पता लगाया जाए कि वो उनमें से कौन सा ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ऐसे ही हमारे जो मेटल्स हैं इनकी इंटेलिजेंस पता लगाने के लिए हम लोग इनका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा देते हैं। तो एक मेटल का सॉल्यूशन ले लेते हैं, दूसरे को मेटल फॉर्म में ले लेते हैं। तो जो मेटल फॉर्म वाला डिस्प्लेस कर देता है, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में कहते थे कि एन एलिमेंट विच इज लेस रिएक्टिव इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय अ हाईली रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो जो हमने मेटल्स की आपस में रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है ना बेटे, वो हमने उनकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करके ही बनाई है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मेटल्स की करते हैं तो हम लोग उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब ये देखो, अब जो हमारा है यानी कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और सॉल्यूशन फॉर्म में भी ये रिएक्शन होती है और मोल्टन फॉर्म में भी ये रिएक्शन हो जाती है। और इसके लिए हम इक्वेशन जो अभी लिखा, जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस FeSO4 प्लस कॉपर, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पता लगा सकते हैं। अब हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है, इसको याद करने का तरीका क्या है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है ना। हाइड्रोजन तक तो तुमको याद हो ही गई, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। उसके बाद हमारा कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम तुमको वैसे ही याद रखना है कि वो बहुत कम रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हमारा कॉपर है। तो ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड, तो ये हमारे पास सबसे रिएक्टिव मेटल हो गया हमारा पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव हमारे हो गई है प्लैटिनम एंड गोल्ड। तो हमने क्या करा, कॉमन मेटल्स की रिंग सीरीज बना दी कि कौन कौन सा कैसे किसको डिस्प्लेस करता है। ठीक है। अब देखो बेटे, हाइड्रोजन जो है हमारा वो मेटल्स में नहीं आता, लेकिन फिर भी हमने उसको मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन की भी एक प्रॉपर्टी है कि वो भी मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स लूज करके H पॉजिटिव आयंस बनाता है, इसीलिए उसको भी हमने इस एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में रखा है। ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्वा रेजिया।
एक्वा रेजिया, अभी मैंने बताया ना कि गोल्ड ऐसा मेटल है, प्लेटिनम ऐसा मेटल है जो क्या करता है, ना HCl में डिसॉल्व होता, ना HNO3 में डिसॉल्व होता, ना H2SO4 में। अब उनके लिए एक स्पेशल लिक्विड बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल गोल्ड। और ये जो हमारा है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 3 part of HCl concentrated and 1 part concentrated nitric acid, यानी कि रेशियो ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 is 3:1। और ये गोल्ड एंड प्लैटिनम जैसे अनरिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को डिसॉल्व करने में यूज किया जाता है। अब तुम लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर में देख पढ़ा होगा, आजकल तो न्यूज़पेपर कोई पढ़ता नहीं है, तो कभी न्यूज ऐसे ही देख रहे हो तो उसमें तुमने देखा होगा कि भाई वो आए और लूट के ले गए। लूट के कैसे ले गए कि भाई अपनी चेन गंदी हो गई है, साफ करा लो, एक लिक्विड में डिसॉल्व कर, ऐसे ऐसे करते हैं, चमक के निकल आती है। क्योंकि वो ऊपर का सरफेस का सारा गोल्ड वो एक्वा रेजिया लेके आते हैं, और एक्वा रेजिया में उस गोल्ड की चेन को, गोल्ड की रिंग को, कोई भी जो है हमारा ऑर्नामेंट, उसको जब डालेंगे तो उसके अंदर से गोल्ड उसमें डिसॉल्व हो जाता है, बाद में जाके वो उसको रिकवर कर लेते हैं। सो दैट इज एक्वा रेजिया। वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल? क्योंकि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, if it comes in contact with moisture and air it will catch fire, that is why we keep it in the dipped in the kerosene oil. So sodium is very reactive, ठीक है। सो ये हमारे पास अब है राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विद स्टीम। तुमको अभी अभी कराई है, Fe3O4 प्लस H2 बन जाएगा। कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, KOH बनेगा, और कैल्शियम में भी हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लेकिन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दैट विल मीन्स कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, हाइड्रोजन दोनों में ही लिबरेट होगी, बट पोटेशियम वाली हाइड्रोजन इट विल कैच फायर। तो अभी देखो आयरन का हमने बनाया स्टीम के साथ, तो Fe3O4 प्लस H2। पोटेशियम का रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, KOH बना, but the hydrogen gas evolved immediately catches fire. Calcium also reacts with water to form calcium hydroxide and hydrogen, but the reaction is not so exothermic that the hydrogen can catch fire. Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? Hydrogen gas. Write the chemical reaction when iron reacts with dilute H2SO4. So जब आयरन रिएक्ट करेगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो क्या बनेगा बेटे, FeSO4 प्लस H2। समझ आ गया? सो FeSO4 प्लस H2 बन गया, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस यहां भी इवॉल्व हो गई हमारी। Name the metal that starts floating after putting in cold water for some time and why? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं पानी में। तो हमने कैल्शियम का आंसर लिखा, सिमिलरली मैग्नीशियम का भी लिख सकते थे। अब है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। अब देखो बेटे, कोई भी मेटल और नॉन मेटल है या कोई भी एलिमेंट है, हम भी हैं, तुम भी हो, तुम भी पढ़ना नहीं चाहते हो, तुम भी चाहते हो कि अरे सारा दिन फोन लेके बैठे रहे, रील्स चलती रहे हमारी, है ना। ऐसे ही हमारे एलिमेंट्स भी चाहते हैं कि भाई कोई काम ना करना पड़े, स्टेबल हो जाएं। तो एलिमेंट्स चाहते हैं कि उनकी रिएक्टिविटी मतलब उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए और वो रिलैक्स होके पड़े रहें, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा, तो वो नोबल गैसेस की तरह अपनी कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल चाहते हैं, और यही कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए, ऑर्बिट बनाने के लिए उनकी रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। सो टू एक्वायर और टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन,
they are reactive. So this is the cause of their chemical reactivity कि वो चाहते हैं कि भाई हम स्टेबल हो जाएं और हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। ठीक है, अब यहां पे कुछ कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे कि तुम लोग ये याद कर लो कि इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें आयोनिक बॉन्ड बनाना सिखाऊंगी। तो अब देखो, हमारे मेटल्स हैं सोडियम, एटॉमिक नंबर है 11। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तुमने 9th में किया था कि पहली शेल जो के शेल होती है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल जो एल है उसमें 8 आएंगे और थर्ड में हमारे पास 1 आ जाएगा। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282, एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 283, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2881 और कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा 2882। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 25, ऑक्सीजन 26, फ्लोरीन 27, फॉस्फोरस 28, सल्फर 286, क्लोरीन 287। हीलियम नोबल गैस है, 2 हो गया, नियॉन 28 और आर्गन 288। तो तुमको ये सारे कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए, इन सब के एटॉमिक नंबर्स याद कर लो, क्योंकि इसके बिना आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन, कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करेंगे और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।